हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 27 फरवरी 2024। आज हम फिर से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे फ्रॉम द हिंदू, है ना, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं विद द बैक डेट ऑल्सो, हम वो सारे इधर पे कवर करेंगे। हाल ही में आज में जो न्यूज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बहुत सारे इंडियंस जो थे ना, रशियन आर्मी में जाके रिक्रूट हो गए थे और उनको ना यूक्रेन के ख़िलाफ़ लड़ाई करवाई जा रही थी। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि इंडियंस जो है रशियन आर्मी में वो वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो वहाँ पहुँच कैसे गए, किस कारण उनको रिक्रूट कर लिया गया है और कैसे फंस चुके हैं। तो बस इसी आर्टिकल से थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानेंगे कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे। देखिए, सर्कमस्टेंसेस जो थे ना वो अभी भी क्लियर नहीं है कि क्यों ज्वाइन करी उन्होंने, है ना। उन्होंने तो ये सोचा था कि हम सिक्योरिटी हेल्पर रहेंगे आर्मी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो फुल्ली मतलब पूरी जॉब में आ चुके थे आर्मी की, रशियन आर्मी की। ठीक है, अब जो इंडियंस हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, तो वो वापस आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि रशियन आर्मी क्या है, उनको वापस आने नहीं दे रही है, यानी कि आर्मी को छोड़ने नहीं दे रही है। फिर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। इंडियन गवर्नमेंट ने फिर रशियन अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर उनको आश्वासन दिया कि भैया हम तुम लोग को बचा लेंगे। और इस कारण बहुत सारे इंडियंस जो है डिस्चार्ज कर भी दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जैसे ज़हूर अहमद शेख, इनकी तो कोई खबर ही नहीं मिल रही है। इनको भी रिक्रूट किया गया था, ठीक है, इनको ना फ़ोन कॉल लग रही है ना कुछ हो रहा है, अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही है इनकी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कंसर्न्स क्या हैं और ये चीज़ है क्या, ये ऐसा हुआ क्यों। वही बात आती है कि पता नहीं है, अनक्लियर है अभी चीज़ें कि ये रिक्रूट क्यों हुए। ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट पूरी ताकत लगा रही है उनको वापस आने के लिए और पूरी कोशिश है कि वो वापस आ भी जाएंगे। आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, चालुक्यन पीरियड में टेम्पल्स बनाए जाते थे। तो हाल फिलहाल बदामी कहाँ है, कर्नाटक में, वहाँ पे चालुक्यन टाइम का एक टेम्पल को डिस्कवर किया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। 2 बदामी चालुक्य टेम्पल्स जो है डिस्कवर किए गए हैं, जो कि 1300 से 1500 साल पुराने हैं और उन पे जो इंस्क्रिप्शन है ना वो 1200 साल पुरानी है। और ये कहाँ डिस्कवर किए गए हैं, मुडीमणिक्यम विलेज ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है, जो ये बदामी चालुक्यास है ना, इसको पुलाकेशी वन ने इस्टेब्लिश किया था 550 एडी में। कहाँ पे, बदामी वाटपी इन कर्नाटका। ठीक है, और जो ये टेम्पल्स हैं बदामी में, जो भी टेम्पल्स बनते थे वो वैसरा स्टाइल के होते थे। वैसरा स्टाइल बोले तो नॉर्थ में होता है आपका नागरा स्टाइल, ठीक है, जहाँ पे ऊपर शिखरा होते हैं। ठीक है, साउथ में आपके होते हैं द्रविड़ा स्टाइल, द्रविड़ा जहाँ पे बाहर गोपुरम साइड होती हैं, है ना, शिखरा नहीं होते हैं और थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है उनके। इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो ब्लेंड है, उसी को क्या कहते हैं हम, वैसरा। ये कहाँ पे फेमस है, कर्नाटका में, बदामी में काफ़ी फेमस है। ठीक है, और भी जो बदामी या वैसरा स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है वो कौन कौन से हैं टेम्पल्स, पट्टाडकल, बदामी, ऐहोल, ये काफ़ी फेमस है। इनको याद रखना, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है। जो 2 टेम्पल डिस्कवर हुए हैं उधर पे इनकी फ़ोटो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये जो शिखरा है ये कैसा है, नागरा स्टाइल का है, इसीलिए ये वैसरा स्टाइल होता है जिसमें नागरा और द्रविड़ा का ब्लेंड होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है बैड वाटर बेसिन इन डेथ वैली। ये क्या चीज़ है, ये जो है ना नॉर्थ अमेरिका की ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखी जगह है। अभी क्या है, ये लोकेशन देख लो एक बारी, ये जैसे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न रीजन आप देख लो, ये क्या है आपका, डेथ वैली बैड वाटर बेसिन।
ये नॉर्थ अमेरिका का और पूरे यूएस का ये लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि बिलो सी लेवल पे 282 फीट पे ये चीज़ है। पहले से माना जाता था कि जैसे अर्थ है आपका, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट डिस्कवर किया गया अर्जेंटीना में, जिसका नाम है लगुना डेल कार्बन। इसीलिए ये अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर का तो नहीं, लेकिन हाँ नॉर्थ अमेरिका और यूएस का क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट है। इसमें पानी कैसे आता है? इसमें पानी आता है स्प्रिंग से। बैड वाटर क्यों है? क्योंकि इसके आसपास ना सॉल्ट के बहुत सारे फ्लैट्स हैं और इसीलिए इधर का जो पानी है वो अनड्रिंकेबल हो जाता है। और यहाँ पे इवेपोरेशन या प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ना पानी अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे सॉल्टी होता है, बहुत ब्रैकिश वाटर होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? बैड वाटर बेसिन। इतना गंदी सिचुएशन या इतनी ख़राब सिचुएशन के बाद भी यहाँ पे कुछ एनिमल और प्लांट लाइफ भी पाई जाती है। प्लस ये जो मार्स है ना हमारा, मार्स में बैड वाटर क्रेटर है, तो उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो इस वाले बैड वाटर बेसिन से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो नासा ने अभी इमेज भेजी थी बैड वाटर बेसिन की, डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो ये आर्टिकल था क्योंकि ये पूछा जा सकता था, यूपीएससी में अभी पूछा जाए, हो सकता है पूछ लें कि बैड वाटर बेसिन इन डेथ वैली ये क्या है, कहाँ पे है, ऐसे वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बहुत मार्क्स गेनिंग होते हैं, ईजिली आपको +2 नंबर मिल सकते हैं अगर आपको पता हो। और इसमें ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करिएगा, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार आपने सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पे सिचुएटेड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है धर्मा गार्जियन से रिलेटेड। अभी ये क्या है? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और जापान, इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। अभी हाल ही में इसका 5th एडिशन जो है स्टार्ट हुआ है राजस्थान में, और ये हर साल इसको कंडक्ट होती है, और कभी इंडिया में कंडक्ट होती है, कभी जापान, ऑल्टरनेटिवली। यानी कि इस साल मान लो अगर इंडिया में कंडक्ट हो रही है तो अगले साल कहाँ पे होएगी? जापान में होगी, फिर इंडिया में, ऐसे हर साल ये कंडक्ट होती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CSTO को समझे उससे पहले हम नेटो की बात करते हैं। नेटो क्या है? नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया में जो भी आपके नेशंस हैं उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना है। ठीक है, और इसमें जो भी मेंबर्स हैं नेटो के, वो एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बस ऐसे ही ऑपोजिट में मान लो CSTO है, यहाँ पे ये यूएस जो है ये पे मेन कंट्री है, और CSTO यहाँ पे रशिया मेन है। ये भी एक तरीके का क्या है? मिलिट्री अलायंस है। तो हाल फिलहाल जैसे पहले 1991 से पहले क्या होता था? सोवियत यूनियन होता था, है ना। फिर सोवियत यूनियन क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट हो गया, और बहुत सारी कंट्रीज जैसे अर्मेनिया होगी, है ना, ये सारी कंट्रीज़ क्या हो गई थी? डिसइंटीग्रेट हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद रशिया भी अलग से एक देश बन गया था। तो रशिया ने CSTO को स्टैब्लिश कर दिया था नेटो के अगेंस्ट टाइप में, ऐसा कुछ मान लो। तो हाल फिलहाल क्या हुआ? अर्मेनिया ने विड्रॉ कर लिया कि भैया हमें तुम्हारे CSTO में नहीं रहना है। अब बात कर लेते हैं CSTO की। CSTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मॉस्को में है। ये 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एक ट्रीटी के थ्रू। कहाँ पे? ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान। फिर जो आपकी कंट्रीज़ हैं, अर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस, टोटल से 6 कंट्री अब जो आपकी ये क्या थी? मेंबर्स थी। और 2023 में बेलारूस ने CSTO को अभी प्रिसाइड किया था, यानी कि जो होस्ट कंट्री थी वो कौन थी? बेलारूस। ठीक है,
ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन रशिया एंड अदर फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। और वही बात है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, एक दूसरे को पॉलिटिकल मिलिट्री कोऑपरेशन देना है, फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन होना चाहिए। ये सारे चीज़ों को ये एम करता है या फिर इसका गोल है। समझ में आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है तंजगेल साड़ी। तंजगेल साड़ी, अब ये क्या है? हाल फिलहाल तंजगेल साड़ी को जनवरी आई गेस 2024 में क्या मिला था? जीआई टैग। तो इससे क्या हो गया, बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हो गया था क्योंकि वेस्ट बंगाल का ये प्रोडक्ट है और इनको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग का क्या मतलब है? अब इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और इधर पे जो भी सेल है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो बांग्लादेश ऑब्वियसली बात है, पहले इंडिया का हिस्सा था, यानी कि बंगाल का हिस्सा था, तो वहाँ पे भी ये जो तंगेल साड़ी है ये काफ़ी फेमस थी। तो इसीलिए बांग्लादेशीज़ क्या हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। अब इसके बारे में जान लेते, तंगेल साड़ी क्या है। ये ना कोई प्लेस है तंगेल बांग्लादेश में, उसके नाम पे इस साड़ी का नाम पड़ा है। और जो ये वीवर्स हैं, ये साड़ी को जो बनाते हैं, पहले ईस्ट बंगाल यानी कि बांग्लादेश में थे, फिर ये लोग माइग्रेट कर गए वेस्ट बंगाल और जगह जगह अलग अलग जगह, और अपने प्रोफेशन को इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो बांग्लादेश का ये कहना है कि भैया ये हमारा ओरिजिन है, तुम कैसे जीआई टैग दे रहे हो, है ना। जो तंगेल साड़ी है ये सिंप्लीफिकेशन किसका है? जमदानी कॉटन साड़ी का, ठीक है। लेकिन इसका ना जो डिज़ाइंस है ना वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो लेबर और कॉस्ट है इस साड़ी की काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, ये है वो साड़ी। इस साड़ी में लोटस पैटर्न यानी पड्डो और लैम्प पैटर्न यानी कि प्रदीप, ये काफ़ी देखा जाता है इसकी बॉर्डर्स पे। तो ये था हमारा आर्टिकल तंगेल साड़ी से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर, अब यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा कि ये न्यूज़ में आए हैं, करीब करीब 40 स्पॉटेड डियर जो हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। कहाँ से? चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन से पनासोली रेंज ऑफ काली टाइगर रिजर्व पे। पहले हम कुछ स्पॉटेड डियर के बारे में जान लेते हैं। इनको एक्सिस डियर भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? चीतल या स्पॉटेड डियर। ये काफ़ी बड़ी स्पीशीज़ होती है, यानी कि लार्ज स्पीशीज़ होती है डियर की। वैसे डियर क्या छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, जिनकी वजह से ये काफ़ी एलिगेंट और चार्मिंग लगते हैं, ठीक है। ये जो है स्रेप्यूसलर, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन माफ़ कर देना, इसका सिंपल से मतलब है ये ना जैसे मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होते हैं? डॉन और डस्क, जब शाम होने वाली होती है, जब सुबह होने वाली होती है। और ये जो है ना नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि इंडिया में पाए जाते हैं, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश में। ये ज़्यादातर ग्रासेस खाते हैं और वेजिटेशन, ठीक है, मतलब हरी भरी चीज़ें। वेजिटेरियन आदमी हैं ये लोग, आदमी तो नहीं कहेंगे, जानवर हैं। और इंडेंजर्ड है इनका स्पीशीज, जो IUCN स्टेटस है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा काली टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया है तो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछ लेती है। काली टाइगर रिजर्व को पहले किस नाम से जाना जाता था? डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में। 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इसमें। कौन से? डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंशी नेशनल पार्क। तो इसीलिए जो काली है, काली टाइगर रिजर्व, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे वेजिटेशन कैसा है? मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन। और काली रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? काली टाइगर रिजर्व। अब फौना की बात कर लेते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, बिसन, वाइल्ड डॉग। ये जो रेड में है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
और काली टाइगर रिजर्व इज़ होम टू रेयर ब्लैक पैंथर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लैक पैंथर जो है सब जगह नहीं पाए जाते हैं, बट यहाँ पे पाए जाते हैं काली टाइगर रिजर्व। तो ये याद रखिएगा। लोकेशन देख लो एक बारी, जैसे ये गोवा है, यहाँ कर्नाटका है, तो ये काली टाइगर रिजर्व ये रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि गुरु रविदास जयंती से रिलेटेड। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक नया स्टैचू संत रविदास का स्टैब्लिश किया या इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसीलिए ये आर्टिकल न्यूज़ में है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। संत रविदास जी कहाँ पे पैदा हुए थे? बनारस में, उत्तर प्रदेश। तो पहले उनकी जो बर्थ प्लेस थी सर गोवर्धनपुर के नाम से जानी जाती थी, फिर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जानी जाती थी। ये जो थे ना डिसाइपल थे, किसके? फॉलोअर किसके थे? जगत गुरु रामानंद के। और भी जान लेते हैं इनके बारे में। यहाँ फ़ोटो देख लो आप, इससे क्लियर हो जाएगा ये कैसे रखते हैं, तो आपको याद रहेंगी। पिक्टोरियल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वही काम आती है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? भक्ति मूवमेंट में इनका काफ़ी बड़ा रोल है, जिसकी वजह से इन्होंने गॉड को पर्सनली डिवोट कर दिया था, यानी कि सेल्वेशन की तरफ ये भक्ति से जा सकते हैं लोग। तो जो आपने सुना होगा मीराबाई के बारे में, ये इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी रविदास जी से, और ये उनकी क्या है? कंटेम्प्रेरी हैं। ठीक है, इनकी जो 41 पोएम्स हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन्ड है, लिखी गई हैं। और इन्होंने फॉर्मलेस गॉड, यानी फॉर्मलेस गॉड की पूजा करो, आइडल वर्शिप को इन्होंने ठुकरा दिया था, और उन्होंने बोला भगवान का कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, गॉड फॉर्मलेस है। तो इसको क्या कहते हैं? निर्गुणा भक्ति पे फोकस किया था। जो इनके डिसाइपल्स थे उनको बोला गया था रविदास पंथीस, और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको बोला गया था रविदासियास। इन्होंने सहज के बारे में बताया था, फिलॉसफी ऑफ सहज, यानी कि सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल वे, ट्रू नेचर से अपनी लाइफ को व्यतीत करना। इन्होंने तभी बोला था कि जब आप सहज रहोगे, यानी कि ट्रूथ का मिलन तभी होगा। ठीक है, तो ये था रविदास जी के बारे में आर्टिकल। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।